एक्सरसाइज 1 पार्ट 1। तो सबसे पहले E1 क्या कह रहा है? A weightless thread can support tension up to 30 Newton. Stone of mass 0.5 kg is tied to it and is revolved in a circular radius 2 meter in a vertical plane. है ना? Find the maximum angular velocity of the stone बताना अपने को maximum. प्रॉब्लम में भी डाउट बताता हूँ भी मैं, पहले ये कर लेते हैं. तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है वर्टिकल प्लेन में. तो ये कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द स्टोन बताना है ना. और द वेटलेस थ्रेड कैन सपोर्ट टेंशन अप टू. तो आप ये देखो कि क्योंकि सर्कुलर मोशन कर रहा है तो मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम टेंशन कहाँ होता है? लोएस्ट पॉइंट पर होता है. याद आ रहा है पॉइंट? मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए थे. ये ए, ये बी और ये सी. सबसे कम टेंशन कहाँ होता है? सी पॉइंट पर होता है. याद आ रहा है? पी से इक्वल टू क्या होता है? टी मिनिमम. और यहाँ टी ए इक्वल टू क्या होता है? टी मैक्स होता है. इसका मतलब है कि अगर ये लोएस्ट पॉइंट पर सपोर्ट कर गया तो ये हाईएस्ट पॉइंट पर तो सपोर्ट करेगा ही करेगा. तो ऊपर की मतलब ऊपर टी लग रहा है इसको टी है, डाउनवर्ड इसको एम जी लग रहा है. यहाँ जो स्पीड है वो मान लिया हमने वी मैक्स, यानी टी ए माइनस एम जी इक्वल टू एम वी मैक्स का होल स्क्वायर बाई एल. एल जो कि इसकी रेडियस है, या इसी को आप ये भी लिख सकते हैं टी ए इक्वल टू एम जी प्लस एम ओमेगा मैक्स का होल स्क्वायर, है ना, इन टू एल. तो टी ए कितना मैक्सिमम हमारे पास में 30 माइनस एम. एम कितना है? 0.5 इंटू 10 जी की वैल्यू इक्वल टू 0.5 इंटू ओमेगा मैक्स का होल स्क्वायर इंटू एल. एल कितना है इसका? 2 मीटर. कितना हो गया? 25 इक्वल टू ओमेगा मैक्स का होल स्क्वायर, यानी ओमेगा मैक्स इक्वल टू कितना आ गया? 5 रेडियन पर सेकंड. ये आंसर आना चाहिए. पॉइंट क्लियर है सबको? क्या कॉन्सेप्ट है इसके अंदर? हाँ सर. लिख लीजिए इसको. हो गया लिख के सर. हमें कौन सा बताना था मुझे? एग्जाम्पल 29, 30 और कॉल नंबर 5. ठीक है, एक मिनट रुकिए.
30 ना? हाँ सर। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रूव दैट अ मोटर कार मूविंग ओवर अ कॉन्वेक्स ब्रिज इज लाइटर देन द सेम कार रेस्टिंग ऑन द सेम ब्रिज। तो देखो कैसे, यहाँ देखो आपकी ये ब्रिज है इस तरह से, ये दो सपोर्ट है इसके, तो ये कार है यहाँ, ये अगर मूव कर रहा है, इसकी स्पीड v है, तो यहाँ इसको नॉर्मल लग रहा है, डाउनवर्ड इसको mg लग रहा है, तो ये इस सर्कल में है, इसका मतलब है कि इसकी जो रेडियस है ये r है और डाउनवर्ड इसको mg लग रहा है, तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर तो इधर हुआ ना, क्या लिखोगे आप, mg माइनस एन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर ना, तो n की वैल्यू यहाँ देखो कितना आ रहा है, एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर आ रहा है। अगर मैं कहता हूँ इफ v इक्वल टू 0 है, तो आप देखो इस केस में n इक्वल टू क्या आ रहा है, एम जी आ रहा है। आप यहाँ देखो ये जो नॉर्मल है इसको एन डैश मान लेते हैं, एन डैश आप देखो ग्रेटर देन n आ रहा है, ये लॉजिक समझ में आया? ये पॉइंट क्लियर है आपको? यस सर। तो इसका मतलब अगर ये रेस्ट पर रहेगा तो नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू व्हेन इट इज मूविंग। ओके, लिख लीजिए। हो गया सर। एग्जाम्पल 29 के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, न कि 30 के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब कार मूव करेगा तो नॉर्मल की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। यानी अगर इस तरह से ब्रीज हुआ, तो यहाँ आप देखोगे कि इस केस में इसका जो रेडियस है यानी जो सेंटर है वो इधर होगा, तो इसको नॉर्मल ऐसे लग रहा है और इधर वेलोसिटी v है, डाउनवर्ड इसको mg लग रहा है, तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इधर होगा, क्या लिखोगे, n माइनस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर ना, यानी इस केस में आप देखो एम जी प्लस एम वी स्क्वायर आ रहा है। तो अगर इसमें ऐसा होता है कि इफ v इक्वल टू 0, तो आप देखोगे एन डैश इक्वल टू क्या मिल जाएगा, mg। इसका मतलब इस केस में अगर कार मूव करेगा तो नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी, यहाँ ज़्यादा होगी। इसलिए ब्रिज कभी भी एग्जाम्पल 30 की तरह नहीं बनाए जाते हैं, ब्रिज जो बनाए जाते हैं वो किसकी तरह बनाए जाते हैं, एग्जाम्पल 29 की तरह। ओके, ये बात समझ में आ गई? हाँ सर। फिर है प्रॉब्लम नंबर प्रॉब्लम नंबर 5।
A block of mass m is kept on a rough horizontal turntable. इस तरह से हमारे पास में एक टर्न टेबल है. इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रही है और ब्लॉक ऑफ मास m और r डिस्टेंस पर यहाँ एक ब्लॉक रखा हुआ है. प्रॉब्लम नंबर 6 भी बताना है. बिल्कुल बताता हूँ मैं अभी. तो ये हमारे पास में R है. अब क्या है कि इस टर्न टेबल का अल्फा अपने को गिवन है जो कि कांस्टेंट है. यही कह रहा है ना, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन है. ब्लॉक ऑफ मास m is kept on rough horizontal turntable at a distance r from center of table. Coefficient of friction between turntable and block is mu. Now turntable starts rotating with uniform acceleration alpha. Find the time after which slipping occurs between the block and turntable. अब आप यहाँ देखो कि इस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स हैं. अगर हम बात करें तो इस ब्लॉक पे 2 फोर्स लग रहे हैं. एक मतलब 3 फोर्स लग रहे हैं. एक तो नॉर्मल जो कि वर्टिकल होगा, डाउनवर्ड जो कि mg होगा और एक फ्रिक्शन होगा. तो अल्फा दिया है. इसका मतलब हुआ कि अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूं तो ये टर्न टेबल ऐसा नजर आएगा मुझे जो कि अल्फा से रोटेट कर रहा है और ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक इसके साथ साथ जा रहा है. तो आप ये देखो कि इसका मतलब है कि अगर अल्फा है तो इसको AT भी तो होगा, क्योंकि AT इक्वल टू क्या होगा, अल्फा R होगा, जहाँ R इसके रेडियस है. ये लॉजिक समझ में आ रहा है सबको, है ना. हाँ और यही धीरे आप देखो कि मान लो इनिशियली अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी अगर ओमेगा 0 है तो v भी 0 होगा, इनिशियल वेलोसिटी भी 0 होगा. लेकिन अल्फा होने की वजह से धीरे धीरे ओमेगा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, है ना. तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. ओमेगा नॉट यहाँ 0 है तो किसी टाइम टी की बात करेंगे तो अल्फा टी. यानी इसका मतलब इसका किसी जनरल टाइम टी की अगर आप बात करोगे, मान लो यहाँ पहुंच गए, ये टी इक्वल टू 0 पर यहाँ था, किसी जनरल टाइम टी की बात करेंगे तो ये ब्लॉक यहाँ होगा. तो आप अगर इसमें ओमेगा भी आ चुका है यहाँ पहुंचने के बाद, क्योंकि अल्फा तो कांस्टेंट है, तो यहाँ AT तो होगा ही होगा. इसका मतलब है कि यहाँ AC भी आ चुका है. अब ये AC और AT का रिजल्टेंट जो होगा वो तो रिजल्टेंट इधर मिलेगा ना अपने को. तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स है इस प्लेन में, ये कौन प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि नॉर्मल और mg तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी इस टर्न टेबल के परपेंडिकुलर है. यानी इसका मतलब है कि अल्टीमेटली फ्रिक्शन फोर्स ये प्रोवाइड कर रहा है ना. इसका मतलब AC और AT का रिजल्टेंट जो एक्सेलरेशन है वो इधर आ रहा है. किधर आ रहा है, इधर. इसका मतलब है कि अगर रिजल्टेंट इधर आ रहा है A, इसका मतलब है कि A इक्वल टू क्या हमारे पास में AT का होल स्क्वायर AC का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट. यानी ये इक्वल टू क्या होगा, MA, और MA को कौन दे रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ फ्रिक्शन होगा. और फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो म्यू एस एन होगी. यहाँ एन की वैल्यू तो क्या हमारे पास में mg है. ये बात समझ में आई, है ना. हाँ तो सर. MA इक्वल टू म्यू, क्या हुआ, कोई डाउट है. नो सर. हाँ ये लिख लो पहले. तो इस केस में क्या हो रहा है कि जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे रहा है और एक कंपोनेंट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रहा है. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर लिख लो. तो स्लिपिंग कब अकर्स होगी, जब MA इक्वल टू म्यू एस इक्वल टू एन हो जाएगा, तब ये स्टार्ट हो जाएगा स्लिपिंग इसकी. तो लिख लो पहले, फिर लिखवाता हूँ मैं.
लिख लिया आप लोगों ने? नहीं सर, 1 मिनट। F7 पार्ट 1 या पार्ट 2 का ऐसे लिख के दो मुझे। उस्तादिश, पार्ट 1 या पार्ट 2 का? पार्ट 1, ठीक है। लिख लिया? हाँ सर। तो हमारे पास में ये तो हो गया ओमेगा इक्वल टू अल्फा टी हो गया, हमें टाइम बताना है। फिर फाइंड एंगल मेड बाय फ्रिक्शन फोर्स विद वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग, वो भी बताना है। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हमारे पास में टर्न टेबल है, इस पर ये ब्लॉक रखा हुआ है और ये दिया है कि इस टर्न टेबल का अल्फा जो है एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है कि अगर अल्फा कांस्टेंट है तो AT इक्वल टू अल्फा आर होता है। इसका मतलब इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ब्लॉक के अंदर, है ना। तो उससे क्या होगा, इसकी स्पीड इंक्रीज करेगी, क्योंकि अगर 80 है तो स्पीड इंक्रीज करना लाजमी है। लेकिन इनिशियल वेलोसिटी यहाँ 0 है, टी इक्वल टू 0 पे, तो किसी जनरल टाइम टी पर मैं चला गया तो यहाँ इसमें 80 तो है ही, साथ में AC भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ओमेगा नॉट तो 0 ही है, क्योंकि V0 मतलब ओमेगा नॉट तो 0 है। लेकिन अल्फा कांस्टेंट होने की वजह से काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करेंगे ये वाली हम लोग। तो हमारे पास ओमेगा आ गया, ओमेगा आने का मतलब V भी आ चुका है इसमें, क्योंकि ओमे है ना, ये रिलेशन होता है, आपको पता ही है क्या रिलेशन होगा इस जगह पर। V इक्वल टू ओमेगा रिलेशन होगा, ये हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। यानी AT के डायरेक्शन में इसकी स्पीड भी होगी, क्योंकि AT की वजह से स्पीड क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो AC और AT दोनों है, इसका मतलब रिजल्टेंट जो एक्सेलरेशन है वो इधर है, किधर है, इस डायरेक्शन में है। ये ब्लू जो मैं बता रहा हूँ यहाँ AC, सॉरी ये A है नेट, यानी A इक्वल टू AT का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, AT और AC। इसका मतलब है कि MA इक्वल टू क्या होना चाहिए, FS होना चाहिए, है ना। और FS यानी FS की जो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, म्यू एस एन है, जहाँ N की वैल्यू हमारे पास में क्या है, mg है। ओके, तो यहाँ क्या होगा कि यही जो फोर्स है म्यू एस एन, वो इसको AT कंपोनेंट भी दे रहा है और AC कंपोनेंट भी दे रहा है। ठीक है, तो रिजल्टेंट A आ गया, तो MA इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एस एन आ जाएगा। तो एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग, एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग MA इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, म्यू एस एन हो जाना चाहिए, जहाँ M और A क्या है यहाँ, AT का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर इक्वल टू म्यू, S की जगह म्यू दिया हुआ है, N की जगह क्या हो जाएगा, mg। तो M से तो M कैंसिल आउट हो गया, तो हो गया AT का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर इक्वल टू म्यू इंटू G का होल स्क्वायर। और हमें तो टाइम चाहिए, तो AT तो हमारे पास कितना है यहाँ, अल्फा आर का होल स्क्वायर प्लस AC का मतलब क्या है, ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू जी का होल स्क्वायर, यानी ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर, क्योंकि ये AC है, का होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर। और ओमेगा को क्या लिखोगे आप, ओमेगा हमारे पास में है अल्फा इंटू टी का होल स्क्वायर इंटू आर, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू
म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अब यहाँ से भी देखो आप, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो अल्फा टी का होल स्क्वायर, है ना, ये दरअसल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पावर 4 हो जाएगा नहीं, और आर स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देंगे, तो म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया टी टू पावर 4, है ना, टी टू पावर 4। तो हमारे पास आ गए म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अल्फा टू पावर 4 माइनस, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 1 बाई अल्फा टू पावर, सॉरी अल्फा स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो अल्टीमेटली टी इक्वल टू आ गया हमारे पास में, कितना आ गया देखो, तो ये आ जाएगा म्यू जी बाई आर अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई अल्फा स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी मिलेगी, 1/4। तो ये आंसर है। ओके, तो ये आंसर मिल जाएगा आपको। इतने टाइम के बाद स्लीपिंग स्टार्ट होगी, है ना, तो एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग ऐसा हो जाएगा। क्लियर है भाई? हाँ सर। लिख लीजिए इसको। हो गया सर। लिख लिया सबने? नहीं सर, 1 मिनट। हम्म पॉइंट है हमारे पास में कि इसने कहा कि जो नेट एक्सेलरेशन है ना, ये पूछ रहा है फाइंड द एंगल मेड बाय फ्रिक्शन फोर्स विद वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग। तो ये इस पॉइंट पर जाके स्लिप कर रहा है। तो आप देख रहे हो कि इसमें नेट वेलोसिटी इधर है, और इसी डायरेक्शन में एटी भी है ना, और यहाँ इस डायरेक्शन में क्या है, एसी है। तो नेट जो फ्रिक्शन है वो तो इस ए के डायरेक्शन में है ना फ्रिक्शन, तो और इधर ही ए भी है। तो ये एंगल पूछ रहा है वो, तो एंगल मान लेते हैं फाई है। तो फाई है तो क्या लिखेंगे यहाँ देखो, टेन फाई इक्वल टू हो जाएगा ए सी बाई ए टी ना, जहाँ ए सी क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर बाई अल्फा आर ना। तो टेन फाई और ओमेगा क्या हमारे पास में, अल्फा टी का होल स्क्वायर, है ना, इंटू आर डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू आर, आर से तो आर कैंसिल आउट हो गया। तो अल्टीमेटली हमारे पास कितना आ गया है, तो टेन फाई इक्वल टू आ गया अल्फा इंटू टी स्क्वायर, यानी फाई इक्वल टू हो गया टेन इनवर्स अल्फा टी स्क्वायर। यही आंसर है। क्लियर है भाई? हाँ सर। एक मिनट और, क्या बताना था अपने को।
प्रॉब्लम नंबर 6 का पार्ट 3। लिख लिया? Yes, sir. अब यहाँ देखो प्रॉब्लम नंबर 6 में क्या हो रहा है। प्रॉब्लम नंबर 6 में इसने एक पॉइंट तो ये बोला अपने को, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एच। तो आप देख रहे हो कि वो वैल्यू क्या मिल रही है अपने को, 5r/2 या 2.5r मिल रही। यानी ये वो वैल्यू, कौन सी वैल्यू है? ये वो वैल्यू है जिस पर लोवेस्ट पॉइंट पर, क्योंकि जस्ट सर्कल कंप्लीट करना है तो मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए, √5gr होना चाहिए। उसके करस्पॉन्डिंग अपने को एच कितना मिला यहाँ, वो एच ये मिला। ये पहला पार्ट है इसका, है ना। अब आप ध्यान से देखो कि 2.5 मिला अपने को, 2.5r मिला, लेकिन पार्ट 3 में अपने को जो एच की वैल्यू दिया और 2r दिया। इसका मतलब है कि हाईएस्ट पॉइंट पर तो पहुंच ही नहीं पाएगा। इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच नहीं पाएगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 2r के करस्पॉन्डिंग यहाँ वेलोसिटी निकाल लेते हैं। अगर ये वेलोसिटी √2gr से ज़्यादा है, याद आ रहा है कुछ केसेस मैंने आपको पढ़ाए थे, √2gr से ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, बी पॉइंट को क्रॉस कर जाएगा, लेकिन सी को तो क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि सी को क्रॉस करने के लिए एच की वैल्यू कितना होना चाहिए, 2.5r होना चाहिए, है ना। तो तीसरा जो केस है हमारे पास में, इसमें हम लोग एनर्जी कंजर्व करवा के, यानी ए और ये पॉइंट हमारे पास में मान लो डी है, तो है ना, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन ए एंड डी, व्हेन एच इक्वल टू कितना है, 2r है। तो फिर पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट डी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट डी। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए, क्योंकि रेफरेंस ये माना तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेते हैं ए पर, तो ये तो 0 हो गया, प्लस काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ एम, यहाँ वी स्क्वायर मान लेंगे, वी ए का होल स्क्वायर इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डी क्या लिखेंगे, एम जी इंटू 2r प्लस काइनेटिक एनर्जी तो 0 ही है। तो आप यहाँ देखो ये वैल्यू कितनी आ गई इसकी, यानी वी ए इक्वल टू आ गया 4√4gr। इसका मतलब √2gr से तो ज़्यादा है और √5gr से कम है। तो उस केस को देखो आप, जब मैंने वैल्यू अगर u की, यहाँ जो वैल्यू है u, ये क्या हो गया, एक तरह से u हो गया, जो कि यहाँ की वेलोसिटी u, अगर u √2gr से ग्रेटर है और लेस देन √5gr है, तो b और c के बीच में ये कांटेक्ट ब्रेक करता है। याद आ रहा है कॉन्सेप्ट, देखो आप नोट्स में, हाँ सर। है ना। हाँ सर। इसका, हाँ तो ये लिख लो पहले, फिर आगे का बताता हूँ मैं। देखो तो यहाँ जो वेलोसिटी है ये √4gr है, और हमने यहाँ पोटेंशियल एनर्जी को 0 माना हुआ है। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। इसका मतलब यहाँ कहीं जब जाएगा तो इसका नॉर्मल क्या हो जा रहा है, यहाँ 0, लेकिन इसकी वेलोसिटी तो 0 नहीं होगी, ये पॉइंट मैंने लिखवाया था आपको।
तो नॉर्मल इसको इधर लग रहा है, डाउनवर्ड इसको एम लग रहा है, और ये एंगल हम थीटा मान लेते हैं, है ना। तो ये पॉइंट को एक जनरल पॉइंट पी है, तो ये एन इक्वल टू क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर 0 हो रहा है, तभी तो कॉन्टैक्ट ब्रेक करेगा। तो एनर्जी कंजर्व करवा देंगे यहाँ। तो ये कितना है, अगर इसकी रेडियस में कहता हूँ r है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में कितना हो गया है, r साइन थीटा ना। तो a और b के बीच में, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन a एंड p ना। तो पोटेंशियल एनर्जी एट a0 प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ m हो जाएगा 4gr इक्वल टू उस पॉइंट पर तो mgr प्लस r साइन थीटा ना, ये समझ में आया, प्लस हाफ m v स्क्वायर। और साथ में क्योंकि ये एंगल अगर 9 ये थीटा है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हुआ, इसका mg का एक कंपोनेंट क्या होगा इधर की तरफ, तो वो हो जाएगा mg साइन थीटा ना। समझ में आ रहा है। तो यानी n प्लस mg साइन थीटा, और ये इक्वल टू क्या होगा, mv स्क्वायर बाई r, लेकिन नॉर्मल तो यहाँ 0 है, नॉर्मल तो 0 है, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या करो, क्योंकि अपने को तो v चाहिए, तो यहाँ से हम लोग n 0 होने के बाद ये हो जाएगा mg साइन थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। तो रख दो इसमें से, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये तो मिल रहा है 2mgr इक्वल टू mgr प्लस ये क्या हो गया mgr साइन थीटा, इसको उधर ले जाओ, ये हो जाएगा mv स्क्वायर प्लस हाफ m v स्क्वायर। इस वाली इक्वेशन को यहाँ ले जाता हूँ मैं, तो आप देख रहे हो कि ये मिला के mgr, तो mgr इक्वल टू 3/2 mv स्क्वायर, यानी m से m कैंसिल आउट हो गया, तो v कितना आ गया वहाँ, तो आ गया 2/3 gr का स्क्वायर रूट। यानी इस पॉइंट P पर जो वेलोसिटी v है, वो वैल्यू क्या मिल रही है आपको, √2/3 gr। अभी समझ में आया। हाँ सर समझा। लिख लो इसको। हो गया सर। है ना। हम बात कर रहे थे पहले, कौन सा क्वेश्चन लिया था हमने, E1 लिया था ना, E2 E3। E2 तो कर ही लिया था हमने, E1 तो कर ही लिया था ना। E2 सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट्स in a vertical plane when it passes through the mean position। यानी ये हमारे पास में ऐसा दिया है, when it passes through the mean position, ये दरअसल mean position है ना। The tension in the string is 3 times the weight of the pendulum bob। यानी इसमें जो टेंशन है यहाँ, ये ए पॉइंट ले लेते हैं, ये कह रहा है कि टी ए इक्वल टू 3mg है कि, और डाउनवर्ड यहाँ mg है, तो यहाँ की जो स्पीड होगी वो मान लेते हैं v है। What is the maximum angular displacement of the pendulum of the string with respect to downward vertical? ये अपने को बताना है। तो आप यहाँ देखो पहले, व्हाट इज द मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताना है विद रिस्पेक्ट टू डाउनवर्ड वर्टिकल, है ना।
डाउनवर्ड वर्टिकल का मतलब है यानी इसके साथ में कितना एंगल फॉर्म करेगा। तो मान लो यहाँ कहीं जाके इसकी वेलोसिटी 0 होती है, तो ये पूछ रहा है कि ये एंगल क्या है। तो पहले ऐसा करते हैं, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर क्या लिखेंगे हम लोग, तो टी है माइनस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल मान लेते हैं, अगर इसकी रेडियस एल लेते हैं तो हमारे पास ये कितना रहा देखो, यारा 3 mg माइनस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल। आप यहाँ देखो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, यानी v मतलब ये क्या हो गया, लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी हो गई ना ए पॉइंट पर, यानी v इक्वल टू क्या हो गया u। आपको याद होगा √2gl अगर वेलोसिटी है तो आपको मालूम है कि यहाँ जाके इसकी वेलोसिटी 0 होती है, d पॉइंट होता है इस डायरेक्शन में, तो vd इक्वल टू 0 आता है। याद आ रहा है, देखो वापस से, इसका मतलब ये एंगल कितना होना चाहिए, पूरा 90 डिग्री होना चाहिए। ये तो सीधा ही आ गया, तो आप चाहो तो मैथमेटिकली मिल जाएगा, तब भी आ जाएगा। क्लियर है, हाँ बात यस सर समझ में आई ठीक। सबको? लिख लो इसको। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ एंगल कितना होगा, यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ये आंसर है इसका। लिख लिया? हाँ सर लिख लिया। नेक्स्ट है E3। Small body of mass m hangs at one end of a string of length a, the other end of which is fixed. It is given a horizontal velocity u at its lowest position so that the string would just become slack when it makes an angle of 60 degree with the upward drawn vertical line। अब यहाँ क्या है, मैंने आपको और भी पॉइंट बताया था। तो देखो मैंने आपको बताया था स्लैक जो है ना, मतलब अगर यहाँ से आपने इसको प्रोजेक्ट किया तो ये बताया था कि बी और सी के बीच में कभी भी टेंशन 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ये अब क्योंकि वर्टिकल वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, अपवर्ड ड्रॉन वर्टिकल लाइन, इसका 60 डिग्री। इसका मतलब यहाँ कहीं जाके इसमें टेंशन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो यहाँ वेलोसिटी लेकिन 0 नहीं होगी, ये भी बात हुई थी हमारी, लेकिन इस पॉइंट पे जाके टेंशन 0 हो रहा है। और ये एंगल कितना बता रहा है, ये 60 डिग्री बता रहा है। अभी समझ में आया? तो कह रहा है कि फाइंड द टेंशन द स्ट्रिंग एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यानी अपने को यहाँ का टेंशन बताना है कि ए पॉइंट पर टेंशन कितना होगा। तो ये रेफरेंस लाइन है हमारे पास। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 मान लेते हैं। तो एक तो एनर्जी कंजर्व करवाएंगे, तो आप यहाँ देखो ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है। तो अगर इसकी लेंथ एल है स्ट्रिंग की, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ, एल साइन 30 डिग्री ना, है ना। और वर्टिकल एल तो है हमारे पास में, तो एनर्जी कंजर्व करवा देंगे एक तो। और डाउनवर्ड इसको क्या लग रहा है यहाँ देखो, एम जी लग रहा है। और ये एंगल कितना होगा यहाँ, ये एंगल हमारे पास में क्वेश्चन कह रहा है ना, देखो क्वेश्चन में कह रहा है स्मॉल बॉडी ऑफ मास एम हैंग्स एट वन एंड ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ ए, है ना। ये अच्छा एल की जगह ये ले लेता हूँ पहले तो नहीं, तो ये ए दिया है, तो ये जो हाइट है यहाँ, क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री है, या वैसे भी आप इसको ले तो ए साइन 30 डिग्री ले सकते हो।
ये कह रहा है कि है ना, द अदर एंड ऑफ विच इज फिक्स्ड इट इज गिवन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u, यानी लोवेस्ट पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u दे रहा है ये, so that the string would just become slack when it makes an angle of 60 degree with the upward drawn vertical line। यानी इसका मतलब इस पॉइंट की बात कर रहा है, वर्टिकल लाइन के साथ में ये स्ट्रिंग कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री पर। तो मैंने आपको क्या कहा था कि ए और बी के बीच में कभी भी टेंशन जीरो नहीं होगा, वेलोसिटी जीरो हो सकती है, और बी और सी के बीच में वेलोसिटी जीरो नहीं होगी लेकिन टेंशन जीरो हो सकता है। इसका मतलब है कि वो बी और सी के बीच में कोई पॉइंट है जो स्ट्रिंग उसके साथ कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री, तो यानी ये वाला पॉइंट हो गया जो मैं बना रहा हूँ, यानी इसको मैं पी पॉइंट मान लेता हूँ। ये बात समझ में आ रही है? वो जो पॉइंट लिखवाए तो इसलिए लिखवाए थे ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए। ये इसका मतलब है कि टेंशन जो है बी और सी के बीच में जीरो हो सकता है, जब बी को क्रॉस करेगा तो टेंशन जीरो हो सकता है लेकिन वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकती। उसके बाद ये क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। ओके, फाइंड द हाँ टेंशन द सर। स्ट्रिंग एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये कह रहा है कि लोवेस्ट पॉइंट पर जहां से हमने प्रोजेक्ट किया यहाँ इसमें टेंशन बताने, यानी टी ए माइनस एम जी, क्योंकि डाउनवर्ड क्या रहेगा यहाँ एम जी, तो नेट फोर्स टू द सेंटर लेंगे और ये इक्वल टू एम यू स्क्वायर बाई ए ना। तो हमें एक्चुअल में देखा जाए चाहिए यू मिल गया तो टी ए मिल जाएगा, तो एनर्जी कंजर्व करवा देंगे किस किस के बीच में, पॉइंट ए और पी के बीच में। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पी। तो पोटेंशियल एनर्जी एट इज जीरो प्लस हाफ एम यू स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी में कितना हो जाएगा, तो आप देख रहे हो कि टोटल हाइट कितना हो गया ए प्लस ए बाई टू, यानी एम जी 3a/2 प्लस काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर। और आप देखो एम जी इसको डाउनवर्ड लग रहा है तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, क्योंकि टी तो जीरो ही हो गया, यानी इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इंस्टेंट पे कौन प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि ये एंगल कितना है 60 डिग्री, तो वो हो जाएगा एम जी कॉस 60 इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई ए। तुम्हारे पास में एम वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई यहाँ, तो वो आ जाएगा एम जी ए बाई टू। इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे, है ना, और फिर उसके बाद यहाँ से एम यू स्क्वायर निकाल के इसमें पुट कर देंगे, सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? क्योंकि एक यस इक्वेशन सर। हमारे पास में ये है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। अभी क्लियर है सबको? हाँ सर। संस्कार आपको क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। नहीं क्लियर है? हो गया सर। हो गया ना? नेक्स्ट हमारे पास में तो पार्ट 1 का F5 बताना है, E3 तक हो गया, F5 बताना है। चलिए, circular rod of radius 1000 meter has a banking angle 45 डिग्री, है ना। तो ये ऐसा दिया है, ये एंगल 45 डिग्री है और ये व्हीकल है, फाइंड द मैक्सिमम सेफ स्पीड। फाइंड मैक्सिमम सेफ स्पीड, तो उसके लिए मैक्सिमम जो फॉर्मूला बताया तो डायरेक्ट यूज कर लेते हैं उसको। मैं फिर से बताता हूँ, इसको नॉर्मल यहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड यहाँ एम जी लग रहा है,
और मैक्सिमम स्पीड की बात करें, इसका मतलब इसकी टेंडेंसी बाहर जाने की होगी, तो इसको फ्रिक्शन इधर की तरफ लग रहा है, जो कि मैक्सिमम वाले लगा देता हूँ, तो म्यू एस एन लग रहा है ना। इसको पॉइंट मास मान लेते हैं, तो इसका जो इफेक्टिव रेडियस है वो आर ये है, जो कि 1000 मीटर दिया है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो डाउनवर्ड इसको क्या लग रहा है, एम जी लग रहा है, यहाँ इसको क्या लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, और नॉर्मल के परपेंडिकुलर क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, तो जो कि म्यू एस एन लग रहा है। इन सबको रिजोल्व करेंगे अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन, तो ये एंगल क्या निकल के आता है, थीटा, है ना। और ये एंगल भी क्या निकल के आएगा, थीटा। तो आप देख लो कि नॉर्मल का एक कंपोनेंट क्या होगा, एन कोस थीटा, और इधर क्या मिलेगा आपको, एन साइन थीटा। उसी तरह इधर क्या मिलेगा, म्यू एस एन कॉस थीटा, और इधर क्या मिलेगा, म्यू एस एन साइन थीटा। यानी एन साइन थीटा प्लस म्यू एस एन कॉस थीटा, और ये इक्वल टू क्या होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर होगा। और वर्टिकल कंपोनेंट जो क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, तो एन कॉस थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, म्यू एस एन साइन थीटा प्लस एम जी, डिवाइड कर लो। यानी कैसे डिवाइड कर लेंगे, इसको इधर ले लो पहले, एन कॉस थीटा इस वाली इक्वेशन में, तो म्यू एस एन साइन थीटा इक्वल टू एम जी, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड कर लो। 1 इज डिवाइडेड बाई 2, तो आपको वी मैक्स मिल जाएगा। यहाँ से बात समझ में आ गई, ऐसे करना था। और क्या क्या बताना है इसमें, ये तो क्लास में किया हुआ था हमने, ये वही क्वेश्चन था, डायरेक्ट यूज़ कर लेते वाले, पर ये कॉन्सेप्ट है, वापस से बता दिया मैंने। हो गया सर। और क्या बताना था इसमें, ये संस्कार, ये 2 5 6 7, ये पार्ट 1 का ही है ना, Yes, F sir. 2 5 6 से, ठीक है। तो F2 भी बताना है। F2 में क्या कह रहा है देखो, फाइंड मैक्सिमम स्पीड एट विच अ कार कैन टर्न अराउंड अ कर्व ऑफ दिस। तो ये वापस वो बैंक वो था, फ्रिक्शन वाला पहला पार्ट जो था, है ना, ये वही क्वेश्चन है। तो वो जो 3 पार्ट मैंने आपको बताए थे सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड में, तो पहला था फ्रिक्शन, दूसरा था बैंकिंग, तीसरा था बैंकिंग प्लस फ्रिक्शन। तो अभी जो क्वेश्चन किया उसमें क्या था, वो बैंकिंग प्लस फ्रिक्शन था। और ये जो क्वेश्चन है F2, ये सिर्फ किसका है, ये सिर्फ फ्रिक्शन जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है यहाँ। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये ऐसा है दरअसल, साइड व्यू दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ। तो इसको वर्टिकली नॉर्मल लग रहा, डाउनवर्ड इसको mg लग रहा है, और इसकी जो रेडियस यानी जिस रेडियस में घूम रहा है वो r है। तो हमारे पास यानी फ्रिक्शन इसको टुवर्ड द सेंटर लगना चाहिए, जो कि मैक्सिमम फ्रिक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वही पूछ रहा है। तो म्यू एस एन इक्वल टू क्या लिखोगे आप, एम वी स्क्वायर बाई आर, जहाँ एन की वैल्यू क्या है यहाँ, एम जी, तो रख दो। तो म्यू एस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, तो वी जो कि वी मैक्स है ये, और ये जाएगा म्यू एस जी आर का स्क्वायर रूट, यही आंसर है। ओके,
रख दीजिए, आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में F6, लिख लिया? Yes, sir. ये दरअसल इस रेडियस के सर्कल में ये घूम रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है F6। सर एक मिनट। एक मिनट लिख लो तो इसको। सर हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास में F6। In the figure shown, a lift goes downwards with a constant retardation. Constant retardation है, यानी इसमें क्या हो रहा है कि ये कॉनिकल पेंडुलम है और इस लिफ्ट के रेस्पेक्ट में हम लोग जाएंगे तो आप देख रहे हो कि अगर लिफ्ट नीचे जा रही है तो इस केस में इसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन मूव कर रहा है ना, एक्सेलरेट कर रहा है। उसको लेकर बात हुई थी हमारी जी इफेक्टिव। इसका जी इफेक्टिव क्या होगा, है ना? तो आप देख रहे हो कि रिटार्ड हो रहा, जाए नीचे 20 स्पीड से रहा, लेकिन रिटार्ड होने का मतलब इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। तो इस केस में जी इफेक्टिव जब आप लिखोगे, क्योंकि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, तो जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मोड, यानी माइनस जी जे कैप माइनस, और ये ए जे कैप, क्योंकि ऊपर की तरफ है ना एक्सेलरेशन, तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, यानी आ जाएगा जी प्लस ए। ये जी इफेक्टिव हुआ है। तो जहां जहां भी जी का वहां जी प्लस ए रखेंगे, क्यों? क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में जाके बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा है, ये दरअसल इस फ्रेम में बैठने के बाद सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इन द फिगर शोन अ लिफ्ट गोज डाउनवर्ड्स with a constant retardation, an observer in the lift observes a conical pendulum in the lift revolving in a horizontal circle with the time period 2 seconds. इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज 2 मीटर, है ना? कौन सी डिस्टेंस की बात कर रहा आपने से, ये वाली, ये इसको मान लेते हैं L इक्वल टू 2 मीटर है। तो आप देखो कि यहाँ टेंशन T है और जी इफेक्टिव, यानी इसको डाउनवर्ड क्या लग रहा है, यहाँ एम जी इफेक्टिव लग रहा है। तो वर्टिकल कंपोनेंट T का इसको बैलेंस करेगा और ये ओरिजिनल कंपोनेंट इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ये एंगल कितना है, यहाँ थीटा है। तो यानी है ना, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया, T cos थीटा हो जाएगा। इसको मैंने साथ में ले लिया, तो T cos थीटा इक्वल टू हो गया एम जी इफेक्टिव, और T sin थीटा इक्वल टू हो गया एम वी स्क्वायर बाई आर, या एम ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सर्कल में अगर घूम रहा है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो यहाँ डिवाइड कर देंगे हम लोग, है ना? तो डिवाइड करेंगे तो अच्छा, ये आर क्या है, ये वाली रेडियस है इसके सर्कल की। तो करो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, तो 2 इज डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यानी आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर बाई एम जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव की वैल्यू जी प्लस ए है ना। अब यहाँ देखो कैपिटल आर बाई एल, ये क्या देगा आपको, tan थीटा, यानी ये हो गया हमारे पास में, यहाँ से रख दो tan थीटा की वैल्यू, ये रख देंगे हम लोग, कितना आ जाएगा यहाँ देखो,
टेन थीटा की वैल्यू है R/L, m से तो m कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर R/G प्लस A, R से R भी कैंसिल आउट हो गया, और ओमेगा को क्या लिख सकते हो आप यहाँ, ओमेगा होता है 2π/T, है ना। टाइम पीरियड की बात करें तो मैं T नॉट ले लेता हूँ इसको, टाइम पीरियड इसका, जो कि 2 सेकंड दिया हुआ है। तो क्या पूछा, फाइंड द रिटार्डेशन, यानी आ जाएगा, आप कर लोगे अब, यानी ये क्या आ गया देखो, G प्लस A इक्वल टू ओमेगा, यानी 2π/T नॉट का होल स्क्वायर इंटू L हो गया ना। सॉल्व कर लो, यहाँ से आपको A मिल जाएगा। समझ में आया कैसे करना है भाई, समझ में आया? यस सर। Yes, sir. मेंशन किया जाएगा, ओके। नहीं नहीं, बताया जाएगा क्वेश्चन में, बिना मेंशन किए कैसे करोगे, है ना। तो वो ऐसे बताएगा आपको, जैसे क्वेश्चन में दिया ना अभी, वैसे आपको मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में F7, in a turn of radius 20 meter is banked for the vehicles going at a speed of 36 किलोमीटर पर आवर। अब ये कौन सा है बाय बैंकिंग वाला, है ना। ये जो RG tan थीटा, V इक्वल टू क्या था, RG tan थीटा था, ओके। तो यानी अपने को रूट RG tan थीटा गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर, ओके। कह रहा है क्वेश्चन में, अ टर्न ऑफ रेडियस 20 मीटर इज बैंक्ड फॉर द व्हीकल्स गोइंग एट स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो वो जो बाई बैंकिंग वाला कॉन्सेप्ट था वो है ये हो गया RG tan थीटा का स्क्वायर रूट, और ये कितना दिया इसने, 36 किलोमीटर पर आवर। If the coefficient of static friction between the rod and the tire is 0.4, what are the possible speeds of vehicle so that it neither slips down or nor skids? तो इसमें वो आपको याद है जो डेरिवेशन मैंने बताया वही कर लो। अभी एक तो मैंने बताया दिया मिनिमम मैक्सिमम वाला, तो मिनिमम वाला भी मैंने बता दिया था, कॉन्सेप्ट वही है। तो ये इसकी पूछ रहा है, एक तो ये फाइंड करने को कह रहा है, एक ये फाइंड करने को कह रहा है। तो यहाँ से आपको दरअसल थीटा मिल जाएगा, तो 36 इंटू 5/18 यानी कितना मिलेगा, 10 मीटर पर सेकंड। कर लोगे अब? यस सर। मैक्सिमम वाला Yes, तो sir. आपको डेराइव करवा चुका हूँ, मिनिमम वाला भी वैसे तो करवा दिया था, फिर भी मैंने मैक्सिमम वाला एक बार और बता दिया, है ना। तो कर लो, आ जाएगा। ये पूछ रहा है वो, यानी जो V है वो इसके बीच में ये सेफ तरीके से जा सकता है अगर ये स्पीड रही तो, ओके। तो यही कॉन्सेप्ट है, कर लीजिएगा, आ जाएगा, ठीक। अब इसी में देखो, आपको G की वैल्यू 10 ले लो और R आपको दे रखा है 20 मीटर, तो tan थीटा मिल गया ना आपको, यहाँ से कोई दिक्कत ही नहीं है ना, तो आ जाएगा। तो हो जाएगा। और कौन सा, ये तो हुआ पार्ट 1, पार्ट 2 पे चलते हैं। तो पार्ट 1 हो गया, पार्ट 1 का E4 भी बताना है, चलो बताता हूँ। पार्ट 1 का E4 भी कर लेते हैं भाई। A body attached to a string of length L describes a vertical circle, यानी ये ऐसा दिया हुआ है। सर्कल सच दैट जस्ट एबल टू क्रॉस द हाईएस्ट पॉइंट, इसका मतलब लोवेस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितना होना चाहिए, u इक्वल टू रूट 5gl होना चाहिए जस्ट कंप्लीट करने के लिए।
है ना। तो कह रहा फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी एट द बॉटम ऑफ द सर्कल, अगर इसकी लेंथ एल है तो ये तो यार क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, यही आंसर आ गया ना। बात समझ में आ गई? यस सर। लिख लो जल्दी से। हो गया सर। हो गया ना। अब हमारे पास में ये सब हो गया। पार्ट 1 F7 एक मिनट। अब है हमारे पास में एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का। पार्ट 2 का है A3 B2 B3 B2 B3 पार्ट 2 का और A3 पार्ट 2 का। अच्छा ठीक है, A3 B2 B3। अच्छा B1 भी बताना है, B1 B2 B3 C1 C2 बताना है। पहले A3 फिर B1 B2 B3। चलिए A3 करते हैं पार्ट 2। C5 भी बताएंगे। Particle moves along a circle of radius with tangential acceleration of constant magnitude, यानी इसका AT कांस्टेंट कर दिया इसने। तो इसकी रेडियस भी अपने को दिया हुआ है। ये कह रहा है कि AT अपने को दिया जो कि कांस्टेंट है। If the speed of the particle is 80 meter per second at the end of the second revolution, particle moves along a circle of radius with the tangential acceleration of constant magnitude. If the speed of the particle is 80 meter per second at the end of the second revolution after motion has begun, the tangential acceleration is, ये बताना है। मतलब मान लो t = 0 पे यहाँ से स्टार्ट हुआ तो क्या कह रहा है विथ, है ना। If the speed of the particle is 80 meter per second at the end of the second revolution, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया तो देखो ये एक चल चुका सर्कल, फिर ये जब दूसरा सर्कल इसने कंप्लीट किया यानी ये यहीं आ गया वापस, है ना। तो इसकी स्पीड कितनी बता रहा है भाई, t = 0 पर तो इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है यहाँ, इसकी इनिशियल स्पीड 0 है ना। लेकिन यहाँ एंड होने के बाद इसकी स्पीड कितनी बता रहा है, 10 मीटर पर सेकंड बता रहा है, जो कि v हो चुकी। इसका मतलब टोटल जो डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका वो 2 पाई + 2 पाई यानी 4 पाई हो गया ना। तो 4 पाई तो हो गया और स्पीड भी है, तो हमारे पास में अपने को क्या बताना है 80। तो 80 = क्या होगा लेकिन अल्फा × आर ना। आर अपने को दे रखा है, आर कितना है 20/पाई मीटर। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ओमेगा स्क्वायर = ω0 + 2 अल्फा थीटा। तो ओमेगा को क्या लिखोगे आप, यानी ओमेगा लिखोगे V/R का होल स्क्वायर = 0 प्लस अल्फा को क्या लिखोगे 80/R इंटू थीटा 4 पाई। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। तो कितना आ गया देखो यहाँ V² R² = 80 अपने को चाहिए R इंटू 4 पाई। तो एक R से तो R कैंसिल आउट हो गया, V कितना है तो 20 का होल स्क्वायर R कितना है 20/पाई = 80 इंटू 4 पाई। तो 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना रह गया 20 इंटू पाई = 4 पाई इंटू 80। तो 80 = आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
बात समझ में आ गई? AT की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ? एक मिनट, कुछ गड़बड़ किया क्या? अच्छा सॉरी, 80 है, मैंने 20 लिया ना, 20 नहीं है वो 80 है, कोई दिक्कत नहीं। यानी ये कितना है यहाँ? ये दरअसल 80 है। तो यहाँ क्या लेंगे हम लोग? 80 लेंगे ना, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना हो गया? 80 इंटू 80 इंटू पाई बाई 20 इंटू 4 पाई इक्वल टू 80। तो आप यहाँ देखो 80 से 80 यानी 80 इक्वल टू, फिर से कुछ गड़बड़ हुआ है। एटी से तो 80 कैंसिल आउट, तो 80 तो 80 आ रहा है फिर। एक मिनट, कहाँ कुछ गड़बड़ किया भाई? ओमेगा की वैल्यू अच्छा, ये तो भूल ही गया मैं, 2 भी तो था ना यहाँ, देखो ये है ना, देखो यहाँ ये 2 भी तो है ना? तो 2 है तो 2 भी तो आएगा ना यहाँ, तो 2 भी आएगा, तो एक 2 नीचे चला जाएगा, तो कितना आ गया देखो? 80 इक्वल टू यहाँ रखेंगे हम लोग, तो आ गया 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है भाई सबको ये? हाँ सर। क्योंकि ये 2 भी तो है ना, ये तो भूल ही रहा था मैं। लिख लीजिए, ये करना था इसमें। A4 भी बताना है। लिख लिया? यस सर। बाकी लोगों ने लिख लिया? लिख लिया क्या? हाँ सर। नेक्स्ट है A4। ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड। अब ध्यान से देखो, स्पीड अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है और एक्सेलरेशन भी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। कैसे? क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर यहाँ मान लो इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ v है, तो एक्सेलरेशन इधर हुआ ना ac, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है इसलिए 80 तो 0 ही है। लेकिन अगर किसी इंस्टेंट पर अगर यहाँ पहुंचेगा, फिर से देखो इसकी वेलोसिटी इधर क्या होगी? v होगी, लेकिन इसका एक्सेलरेशन इधर होगा ना, तो देखो डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना एक्सेलरेशन भी। तो बहुत वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का कांस्टेंट नहीं, हाँ, लेकिन एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। लेकिन अगर ये बात कर रहा है सिर्फ एक्सेलरेशन की, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन तो चेंज कर रहा है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैग्नीट्यूड ही थोड़ी बात करते हैं, हमने बात करी इस बारे में पहले भी। तो इसका ऑप्शन आ गया डी, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ चेंज। ओके, मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है दोनों, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ये चेंज हो रहा है क्योंकि दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? इसमें मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। A4 हो गया पार्ट 2 का। फिर है हमारे पास में कौन सा बताना है? B2 B3, B1 B2 B3, B1 B2 B3। चलिए करते हैं।
तो सबसे पहले बात करेंगे B1 के बारे में। भाई बात समझ में आ रही है सबको? हाँ सर। B1 क्या कह रहा है? टू पार्टिकल्स P and Q are located at a distance RP and RQ respectively from the axis of a rotating disk such that RP greater than RQ। यानी हमारे पास में एक डिस्क है, हाँ बताएंगे अभी। तो ये डिस्क है मान लो, तो एक यहाँ है और एक यहाँ कहीं है ना। तो यानी P यहाँ है और Q यहाँ है, क्योंकि डिस्टेंस जो है यहाँ दिया इसने कि RP जो है वो RQ से ज़्यादा है, रोटेटिंग डिस्क पर है ना। ये डिस्क इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। तो कह रहा है कि both P and Q have the same acceleration और both P and Q do not have any acceleration है, रोटेट कर रहा तो acceleration तो होगा ही। Q has greater acceleration than P has greater acceleration than Q। लेकिन इसको एक चीज बताना चाहिए कि रोटेटिंग डिस्क है तो ये बताना पड़ेगा कि ये कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। तो खैर उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, वैसे मैंने कांस्टेंट ओमेगा से मान लिया, मान लो। तो आप यहाँ देखो, इसको टुवर्ड द सेंटर फोर्स जो लगेगा, यानी क्या लगेगा, एफ क्यू इक्वल टू लगेगा एम, ठीक है, एम। और ये भी नहीं बोला कि मास क्या है, कुछ नहीं बताया। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, है ना। एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, चलो मास भी अलग लेगा मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो एफ क्यू इक्वल टू क्या लिखोगे आप, एफ क्यू इक्वल टू लिखोगे एम क्यू ओमेगा स्क्वायर, तो सेम ही होगा दोनों के लिए, इनटू आर क्यू। यानी इसको क्या लिखोगे आप, एम, इसको हम कांस्टेंट मान ही रहे हैं, है ना। तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अल्फा भी दोनों के लिए सेम होगा, तो इसलिए ओमेगा कांस्टेंट मान लो। तो एम क्या लिखोगे, इसको आप ओमेगा स्क्वायर, इसको लिखोगे आर क्यू एन। अच्छा भाई तो लिखा मैंने यार, है ना, एक मिनट। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, एम ए सी लिखूंगा ना, ए सी मतलब ए सी क्यू लिखूंगा ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ ए सी क्यू क्या मिल रहा है, ओमेगा स्क्वायर आर क्यू। तो उसी तरह ए सी पी क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर आर पी, है ना। अब यहाँ देखो कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, आर पी बड़ा है। इन दोनों इक्वेशन से देखो, कंपेयर करो कौन बड़ा हुआ। यानी इसका मतलब हुआ कि ए सी पी जो है ए सी क्यू से ज्यादा हुआ। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया इसमें, तो पी हैज ग्रेटर एक्सेलरेशन देन क्यू, यही आंसर है, ठीक है ना भाई। बात समझ में आ गई? यस सर। देखो इसको जल्दी से, B2 पे चलते हैं। लिख लिया ना? यस सर। अब यहाँ देखो B2 में हमने जब भी कोई भी, आपने देखा होगा, मैंने आपको पहले भी कहा था कि पार्टिकल अगर मान लो सर्कल में घूम रहा है तो AC तो होना ही होना चाहिए। 80 जीरो भी हो सकता है, जो हमने देखा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में
AT क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। लेकिन AC अगर 0 हो गया तो पार्टिकल सर्कल में घूमेगा ही क्यों? इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए इसका? A ऑप्शन तो गलत हो गया, B भी गलत हो गया, यानी C ऑप्शन सही है। मतलब क्या हुआ, AC 0 नहीं होना चाहिए। मतलब AC मतलब AR बोलते हैं इसको, AN भी बोलते हैं, तो ये 0 नहीं हो सकता है। लेकिन AT में भी, में और में नॉट बी 0, में और में नॉट बी 0, लेकिन ये 0 नहीं होना चाहिए सर्कल में घूमना है तो। बोलिए क्या कह रहे हैं आप क्वेश्चन में? Sir, how do we come to know that question is talking about radial acceleration, tangential acceleration, net acceleration? मतलब हाँ तो कोई भी ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं। वो अगर मान लो रोटेटिंग अल्फा भी ले लो, चलो मान लो आप, तो नेट एक्सेलरेशन की बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप B1 की बात कर रहे हो तो B1 में अगर आप उसमें भी जाते हो कि मान लो अल्फा भी है, मान लिया अल्फा भी है, तब भी किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा? P का ज्यादा होगा। आगे बस उनमें भाई कैसे होगा वो बताता हूँ मैं आपको वापस। मान लो नॉन यूनिफॉर्म सर्कम है ना, क्लियर है ना? ठीक है, चलिए। तो B2 हो गया भाई, क्लियर है। नेक्स्ट है B3। B3 में क्या हो रहा है हमारे पास में? पार्टिकल इज गोइंग विथ कांस्टेंट स्पीड अलोंग a uniform helical and spiral path separately as shown in figure। तो यहाँ इस तरह से दिया हुआ है अपने को, देखो। वैसे तो ये हेलिकल जो पाथ है इसको मैं आपको 12th में मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ाऊंगा इसके बारे में, ठीक है। ये ऐसे हेलिकल पाथ में जो कि यूनिफॉर्म इसकी पिच भी है और रेडियस इसकी यूनिफॉर्म है ना, यहाँ से एंटर कर रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है, स्पीड इसकी कांस्टेंट है दरअसल। तो कह रहा कांस्टेंट स्पीड है, वैसे दोनों में कांस्टेंट स्पीड है, और ये स्पाइरल है, ये भी कांस्टेंट स्पीड है ना। तो किसी इंस्टेंट पर अगर हम लोग जाते हैं तो इसकी रेडियस कंटिन्यूसली क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, स्पीड तो कांस्टेंट है। क्या पूछ रहा है? सेपरेटली एज शोन इन द फिगर इन केस है वर्टिकल एक्शन ऑफ द पार्टिकल इज नेग्लिजिबल। तो ये कह रहा था वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, नहीं, दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है इन बोथ केसेस, नहीं, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट बोथ द केसेस, नहीं। पहले वाले में कांस्टेंट है, पहले वाले में क्योंकि इसकी रेडियस कांस्टेंट है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, v स्क्वायर कांस्टेंट है, क्योंकि v भी कांस्टेंट है, r भी। पर v वाले पार्ट में देखो आप, ये तो a वाला पार्ट है, तो इसमें क्या आ रहा है, v स्क्वायर बाई r आ रहा है। तो r क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ac क्या कर रहा है, यहाँ डिक्रीज कर रहा है। तो इसका आंसर होना चाहिए सी, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ए। इसका भी हाँ, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मैं ये नहीं कह सकता डायरेक्शन, डायरेक्शन तो चेंज कर रही है, तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है इन ए एंड डिक्रीजिंग इन बी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अभी क्लियर है सबको? हाँ सर। है ना, लिख लो इसको। लिख लिया ना? हाँ सर। तो हमारे पास में क्या क्या हो गया भाई, A1 B1 B2 B3 हो गया, C2
C2 C2 C2 C1 C2 C3 भी है क्या? नहीं है। चलिए C1 C2 स्टोन ऑफ C5 भी यहाँ है। C1 C2 C4 C5 है। Stone of mass 16 kg is attached to a string along 144 meter long and is whirled in a horizontal smooth surface. The maximum tension the string can withstand is 16 Newton. The maximum speed. ये तो सिंपल ही है, तो सीधा कर दो आप, mv²/r ही कर दो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है। इसकी स्पीड v है और इधर ये t है, t मैक्स दे रहा है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन पूछ रहा है, v पूछ रहा है, तो t कितना दिया 16 इक्वल टू m कितना है 16 v²/r 144 है, यानी v इक्वल टू क्या गया 12 मीटर पर सेकंड। यही आंसर है इसमें तो। ठीक है, नेक्स्ट इज C2। On a horizontal smooth surface, a mass of 2 kg is whirled in a horizontal circle by means of a string at an initial angular speed there revolution per minute. Keeping the radius constant, the tension in the string is doubled. The new, अब देखो यही सेम क्वेश्चन ही है, लेकिन ये पहला केस मान लेते हैं। तो ये कह रहा है कि कीपिंग द रेडियस कांस्टेंट द टेंशन, तो अभी तो इस केस में देखो आप क्या हो जाएगा, यानी ये ओमेगा 1 है मान लो और इससे घूम रहा है, तो इसकी जो रेडियस है वो आर है, रेडियस को सेम रखना है, तो टेंशन बताना है क्या होगा, न्यू एंगुलर स्पीड बतानी है। तो इस केस में ओमेगा 1 इक्वल टू, दरअसल इसने दिया 2πf, जहाँ f1 कितना दिया इसने, तो मिनट में रहने देता हूँ क्योंकि आंसर भी मिनट में दिया हुआ है, आरपीएम में दिया हुआ है, तो हो जाएगा 2π5 है ना, रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी हमारे पास आ गया, तो ये आ गया 10π। ओके, तो अभी इसमें जो टेंशन है वो T1 है, तो T1 इक्वल टू हो जाएगा m ओमेगा²r। अब क्या कह रहा है कि टेंशन डबल कर दिया, यानी 2T1 इक्वल टू m, ये ओमेगा 1 है, तो ओमेगा 2 का होल स्क्वायर इंटू r, रेडियस भी चेंज नहीं कर रहे हैं तो रख दो इसमें, तो 2 ये आ जाएगा हमारे पास में इक्वल टू m ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, तो हमारे पास अल्टीमेटली कितना आ गया, तो आ गया ओमेगा 2 इक्वल टू आ गया ओमेगा 1√2, यानी कितना आ गया, तो ये आ जाएगा 2 मतलब 10 आ गया ना, 10π/√2, ठीक है, और ये इक्वल टू क्या लिखोगे 2πf2 ना, तो हमारे पास यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो f2 इक्वल टू आ गया तो 5√2, ये आंसर आना चाहिए 5√2, मल्टीप्लाई कर लो कितना आ रहा है, तो 5 इंटू 1.414 है ना, तो 7.070, यानी लगभग 7 रिवॉल्यूशन, यानी आरपीएम आ गया। बात समझ में आ गई? Yes, sir. तो लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट हमारे पास में C4। लिख लिया? हाँ सर। नेक्स्ट है हमारे पास में C4। Coin is placed on a rotating turntable, just slips. It is placed at a distance. तो ये ऐसा है टर्न टेबल है,
ये कॉइन रखा हमने यहाँ, जस्ट स्लिप मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो म्यू एस एन और ये इक्वल टू हो गया एम ओमेगा स्क्वायर आर, आर जो कि इसकी रेडियस है, इस जिस सर्कल में घूम रहा है, और ये ओमेगा है। ये कह रहा है कि 16 सेंटीमीटर पर इंटू आर हो गया है ना। तो म्यू एस इंटू ये तो नॉर्मल ऐसे होगा ना इसका, तो और डाउनवर्ड इसको एम जी लग रहा होगा, तो ये इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर है। 16 सेंटीमीटर पर ऐसा हो रहा, तो एम से तो एम कैंसिल आउट हो गया। इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टर्न टेबल इज डबल इट विल जस्ट स्लिप, तो डबल कर दिया, तो यानी वापस से म्यू एस एम इंटू जी, और ये हो जाएगा एम, ये 2 ओमेगा का होल स्क्वायर इंटू आर डैश। ठीक है, तो अब यहाँ देख लो, ये रखेंगे तो कितना आ जाएगा वहाँ से, म्यू एस एम जी तो वही रहेगा, तो ये आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, तो यानी हो गया 4 आर डैश इक्वल टू आर, तो आर डैश अपने को चाहिए, तो कितना है ये 16/4, यानी 4 सेंटीमीटर आंसर आना चाहिए। ठीक है, लिख लो इसको। तो C4 हो गया, C5 हो गया सर। नेक्स्ट हमारे पास में C5। तो देखो C5 को कैसे करते हैं, इसके 2 तरीके हैं, दोनों बताता हूँ मैं। पहला तो ये है कि इसको आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे करना है देखो, यहाँ इसने कहा कि एक रॉड है ना, और ये एक्सिस है, तो ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो बताना अपने को टेंशन कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन लेट T1 एंड T2 बी द टेंशंस एट द पॉइंट्स L/4 एंड 3L/4 अवे फ्रॉम द हिंज्ड एंड। तो एक तो इसको इंटीग्रेशन से कर सकते हैं, एक बिना इंटीग्रेशन के कर सकते हैं। देखो कैसे, आप ये देखो कि जब ये घूमेगा तो इसका सेंटर मास देखो, रोड का सेंटर मास कहाँ है, सेंटर मास यहाँ है। अगर इसकी लेंथ L है तो कितनी डिस्टेंस पर है, L/2 पर है, यानी L/2 की रेडियस में सेंटर मास क्या कर रहा है, यहाँ घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो आप देखो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ से, क्योंकि ये यहाँ फिक्स है ना इस एक्सिस से, तो यानी इसका अगर एफबीडी बनाओगे तो इसका सेंटर मास यहाँ है, तो यहाँ इसको इधर की तरफ फोर्स क्या लगना चाहिए, यानी टेंशन T0 लगना चाहिए। तो ये डिस्टेंस यहाँ से कितना है, L/2 है, तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर तो क्या लगेगा यहाँ, यानी T0 इक्वल टू हो जाएगा टोटल मास m है, और ये ओमेगा स्क्वायर और L/2 ये आ जाएगा हमारे पास में। यानी यहाँ जो टेंशन डेवलप हो रहा है वो ये है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसने कहा कि T1 L/4 पे भी बताओ और 3L/4 पे भी बताओ कि टेंशन कितना है, ये हमारे पास में है ना। तो क्या करूंगा मैं, यहाँ मैं जनरल एक्स के लिए बात करूंगा, मतलब कैसे, मैं इस एक्सिस से यहां से x डिस्टेंस पे जाता हूं, ये वाला पार्ट मैंने लिया है, और ये वाला पार्ट तो है इधर, ऐसा तो नहीं है। तो अगर इस वाले पार्ट की मैं बात कर दूं, इसका एफबीडी बनाऊं, तो पहले बात तो इसका लीनियर मास डेंसिटी कितना होगा बता सकते हैं हम लोग। तो लीनियर मास डेंसिटी आपको ये मालूम है कि m/l होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं किसी को भी, है ना, m/l होगा। तो x जो बॉडी बनेगी, यानी आप देखो यहाँ देखो, ये इसके अबाउट ओमेगा से घूम रहा है,
यानी हमारे पास में इस बॉडी का ही सिर्फ एफबीडी बनाओ आप, तो इधर की तरफ, क्योंकि ये इस यहाँ है ना, ये इसका मतलब इधर की तरफ इसको टी लग रहा होगा और इधर क्या लग रहा होगा, टी नॉट लग रहा होगा, और ये ओमेगा से घूम ही रहा है इसके अबाउट। तो आप यहाँ देखो, इसका ये एक्स लेंथ का है, तो इसका सेंटर मास कहाँ होगा, यहाँ इसका सेंटर मास x/2 पर होगा कि नहीं होगा। यानी इसका सेंटर मास पर जो नेट फोर्स लग रहा है टुवर्ड द सेंटर, वो क्या लिखोगे आप, टी नॉट माइनस टी इक्वल टू इसका मास कितना है, m/l इंटू एक्स, ये मास हुआ है ना, लेमड़ा को मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू ओमेगा स्क्वायर, और सेंटर मास की डिस्टेंस क्या है यहाँ, x/2। तो हमारे पास ये जनरल x पर t मिलेगा ना, तो लिख लो पहले इसको। इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट बाद में बताऊंगा, बिना इंटीग्रेशन से सीख लेते हैं आप तो। क्या बात समझ में आई यहाँ तक? हाँ सर। ये लिख लिया सबने? 1 मिनट सर। क्या सर? लिख लिया सबने ना भाई? अब यहाँ देखो, मैं यहीं कर देता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ मैं। तो हमारे पास टी नॉट है, तो यहाँ से आप देखो इस इक्वेशन को, कौन सी इक्वेशन को यूज कर रहा हूँ मैं, ये इसको, तो यहाँ लिखूंगा मैं टी नॉट माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4l इक्वल टू टी ना, हमें तो टी चाहिए और टी नॉट की वैल्यू ये दे रखी है यहाँ, इसको यहाँ से रख देंगे, तो ये हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर l/2 माइनस सॉरी m/4 कहाँ है, यहाँ ये गलत लिख रहा हूँ मैंने, 4 नहीं है, ये रहेगा, ठीक है। तो m ओमेगा स्क्वायर l/2, हाँ, और ये 2 रहेगा ना, लेकिन ये तो m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2l, तो ये इक्वेशन आ गया हमारे पास में। तो कितना आ गया है, तो आ गया t इक्वल टू m को बाहर ले लेंगे, ओमेगा स्क्वायर को भी बाहर लेंगे, और l/2 को भी बाहर लेंगे, तो 1 माइनस ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। अब यहाँ देखो, अगर x इक्वल टू एल है, इफ x इक्वल टू एल है, तो t क्या आ रहा है, देखो यहाँ 0, ये कौन सा वाला पॉइंट हुआ, ये एंड वाला पॉइंट हुआ ना, तो 0 आना ही था। इसका मतलब जैसे जैसे हम लोग ऐसे इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो देखो आप टेंशन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब है कि t l/4 जो है वो ग्रेटर देन t 3l/4 है। पॉइंट क्लियर है सबको? तो इसका मतलब ये कौन सा वाला है, पहले वाला T1 है ना, इसका मतलब है कि T1 जो है वो T2 से ज्यादा है, ठीक, ये आंसर आना चाहिए, T1 ग्रेटर देन T2 आना चाहिए, और उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ से रख देंगे, x की जगह l/4 रखो और 3l/4 रखो, तो भी आंसर आ जाएगा। अभी क्लियर है? यस सर। मैं आपको इसका C3 भी बता देता हूँ, ये लिख लीजिए आप। लिख लिया? हाँ सर लिख ली।
C3 में क्या कह रहा है देखो, a particle is kept fixed on a uniformly rotating turntable, यानी ओमेगा कांस्टेंट है as seen from the ground. जो टर्न टेबल है हमारे पास में, the particle goes in a circle, its speed is 10 centimeter per second, acceleration दिया हुआ ये है. The particle is now shifted to new values of the speed and acceleration will be. तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो सिंपल ही है. तो ये कह रहा है कि स्पीड ये है, तो ये वैसे भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो यानी इसकी जो रेडियस है ये आर है, और इसका जो एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड द सेंटर होगा, तो ए सी इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर, और ये अपने को वी दे रखा है इसने, है ना, तो स्पीड दे रखा है और ये भी दिया हुआ है, तो क्या लिखोगे आप यहाँ, ये हो जाएगा 10 इक्वल टू 100 बाई आर, है ना, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ, ये आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया. बात समझ में आई. फिर ये कह रहा है द पार्टिकल इज नाउ शिफ्टेड टू न्यू पोजीशन टू मेक द रेडियस हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू. तो क्या करना है इसमें, तो आर रेडियस हाफ द न्यू वैल्यूज ऑफ दिस स्पीड एक्सेलरेशन विल बी. तो अब देखो यूनिफॉर्मली टर्न रोटेटिंग टर्न टेबल, यानी ओमेगा तो चेंज कर नहीं रहा है, तो इसका जो वी न्यू होगा वो क्या लिखोगे आप, ओमेगा बाई वो यहाँ से निकाल लो ओमेगा कितना है, तो ओमेगा सॉरी ओमेगा इंटू आर लिखोगे ना आप, इसको क्या लिखोगे, ओमेगा इंटू आर लिख दोगे, आर डैश हो जाएगा ना, ओमेगा तो वही है, तो ओमेगा वही है तो कैसे निकालेंगे बाई वी बाई आर इक्वल टू ओमेगा ना, तो ओमेगा तो वही है, तो ओमेगा को क्या लिखेंगे यहाँ, वी बाई आर इंटू आर डैश ना. तो ये कह रहा है कि ये पोजिशन मेक द रेडियस हाफ, तो हाफ बनाने का मतलब क्या हुआ, यानी हो गया वी तो कितना है यहाँ 10 दे रखा है, तो 10 बाई आर इंटू आर डैश क्या हो गया यहाँ आर बाई 2, यानी वी डैश हो गया हमारे पास में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड. ठीक है, तो वी डैश तो ये आ गया. अब एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, तो वी डैश मिल गया तो ये भी आ जाएगा, तो वी डैश बाई मतलब वी डैश का होल स्क्वायर बाई आर ना, आर डैश ना, तो ये हमारे पास में ए सी डैश आ गया, तो ये तो हमारे पास हो गया 25 बाई आर डैश. अब आर डैश क्या हो जा रहा है, ये आर बाई 2 हो जा रहा है, तो कितना हो गया 50 बाई आर हो जा रहा है ना. तो आर की वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है यहाँ 10 आ रहा है ना, इसका मतलब कितना हो गया 50 बाई 10, तो हमारे पास इस केस में एसी डैश भी कितना आ गया, तो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया. तो यही आंसर है. समझ में आया कॉन्सेप्ट? हाँ सर. तो लिख लो, और आज इतना ही करेंगे, है ना, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ मैं. लिख लीजिए आप लोग. लिख लिया.